आज हम करेंगे अभ्यास। जो जनरल एंट्री मैंने पढ़ाया था उसके कुछ प्रश्न हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए रोकड़ और 50,000 रुपए के माल से व्यापार चालू किया। तो 10,000 रुपए व्यापार में लगाया गया है और 50,000 रुपए माल व्यापार में लगाया गया है। तो जब भी हम व्यापार स्टार्ट करते हैं तो याद रखिएगा, जिस चीजों से हम व्यापार चालू कर रहे हैं उन सभी खातों को हम डेबिट करेंगे। तो क्या क्या लगाया है, एक रोकड़ लगाया है और एक माल लगाया है। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और क्या लगाया है, माल, तो उसके लिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपए कैश, 50,000 रुपए परचेस और टोटल 60,000। अब यहां पर सवाल यह आता है कि कैपिटल अकाउंट क्यों खुला, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। क्योंकि व्यापारी के लिए कोई व्यक्ति विशेष के नाम से खाता नहीं खोला जाता, उसका पर्सनल अकाउंट होता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो जब भी व्यापार चालू होगा तो व्यापार में जितना भी चीज लगाया जाएगा, चाहे वो रोकड़ हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, सारे अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मान लीजिए 10,000 रोकड़, 50,000 रुपए माल, इसके साथ उसने फर्नीचर भी लगाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीन लगाया तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितना भी चीज वो व्यापार में लगाता है और उससे व्यापार शुरू करता है तो सारे चीजों को हम क्या करेंगे, डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का अमाउंट जो रहेगा, जितना भी चीज उसने व्यापार में लगाया है उन सारे चीजों का टोटल किसमें आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10% व्यापारिक बट्टे और 5% नगद बट्टे पर रमेश से नगद माल खरीदा। अब इसमें व्यापारिक बट्टा भी है और नगद बट्टा भी है और माल क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो यहां पर सबसे पहला नियम यह है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि जब हमने माल खरीदा तो नगद खरीदा या उधार खरीदा। तो उसके लिए मैंने नियम बताया था, अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाता है क्वेश्चन में तो उसके साथ यदि नगद शब्द दिया है तो वह नगद सौदा कहलाएगा, और व्यक्ति विशेष के नाम के साथ अगर नगद शब्द नहीं है तो वो कौन सा सौदा कहलाएगा, उधार सौदा कहलाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो नगद शब्द नहीं है, लेकिन इस सौदे में नगद बट्टा दिया जा रहा है। कौन सा बट्टा दिया जा रहा है, नगद। व्यापारिक बट्टा भी दिया जाता है, तो व्यापारिक बट्टा जो होता है वो उधार और नगद दोनों सौदे में दिया जाता है, लेकिन नगद बट्टा तब दिया जाता है जब सौदा नगद हो। तो इससे हमको पता चलता है कि रमेश से जब हम माल खरीद रहे हैं तो हम नगद माल खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, नगद बट्टा मिल रहा है। और जनरल एंट्री में व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन नगद बट्टे की एंट्री होती है, और नगद बट्टे की एंट्री कैसे होती है, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो नगद बट्टा भी क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश यदि क्रेडिट हो रहा है तो नगद बट्टा भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब रूल नंबर दूसरे में चलते हैं कि एंट्री किस प्रकार होगा। माल खरीदा, परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ये पहला रूल्स है। दूसरा रूल्स मैंने बताया था कि हमको कैश को देखना है, कैश आएगा कि जाएगा। तो जब भी हम खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से क्या होगा, जाएगा। तो कैश जाता है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। उसके बाद देखते हैं कारण। तो कारण क्या है, खरीदना एक कारण है, खरीदना मतलब परचेस, तो जो कारण होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। आप दोनों रूल्स की सहायता से सवाल को बना सकते हैं। परचेस क्या होता है, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या दूसरा रूल्स बताया था मैंने कि कैश को फाइंड आउट करना है, कैश अगर डेबिट होगा तो कारण क्रेडिट हो जाएगा, कैश अगर क्रेडिट होगा तो कारण क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में माल खरीद रहे मतलब कैश जाएगा, कैश जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। कारण क्या है, खरीदने के कारण, तो परचेस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब एंट्री क्या बन जाता है, ये आपका पहला परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने बोला था कि व्यापारिक बट्टे की एंट्री नहीं होती, लेकिन नगद बट्टे की एंट्री होती है, और नगद बट्टा हमेशा किसके साथ होगा, कैश के साथ होगा। तो यहाँ पर नगद बट्टे की एंट्री हो जाएगी टू डिस्काउंट अकाउंट। इस प्रकार से आपका जनरल एंट्री हो गया। अब हमको अमाउंट डालना है यहाँ पर,
यहां पर मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का क्या खरीदा है, माल खरीदा है। तो 10,000 में सबसे पहले हम व्यापारिक भट्टा को माइनस कर देंगे। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। तो 10,000 में 1,000 माइनस हो गया तो कितना बच गया, 9,000। तो आपका 9,000 का क्या हुआ है, परचेस हुआ है। ये परचेस अकाउंट डेबिट में आ गया। अब हमको कैश कितना देना है, क्योंकि हमको 5% क्या मिला है, नगद बट्टा भी मिला है। तो नगद बट्टा जो है इस अमाउंट पर दिया जाएगा। तो 9,000 का 5% हो जाएगा 450 रुपए। तो यहाँ पर डिस्काउंट में आ जाएगा 450 रुपए। अब 9,000 में 450 रुपए आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो आपका पेमेंट हो जाएगा 8,550 रुपए। तो दोनों का टोटल ये 9,000 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोहन को 10% व्यापारिक बट्टे पर और 5% नगद बट्टे पर माल बेचा। ये क्वेश्चन जो है सेम इस क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसके आगे कुछ और है। उसने 50% राशि नगद भुगतान किया। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो हमको यह देखना है कि उस क्वेश्चन में नगद शब्द है कि नहीं है। और नगद शब्द नहीं रहेगा और मान लो उस क्वेश्चन में बट्टा नगद है, नगद बट्टा दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो सौदा क्या माना जाता है, नगद। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और आया है, 50% राशि नगद भुगतान किया। इसका मतलब ये है कि जो सौदा हुआ है वो 50% ही नगद है और 50% क्या है, उधार है। तो हमको अब इसमें दोनों एंट्री करना है, उधार भी करना है और नगद भी करना है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री के रूल के हिसाब से हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में बेचा है। बेचा है मतलब सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरा चीज, तो डेबिट क्या होगा, अगर नगद बेचते तो कैश डेबिट हो जाता, लेकिन हमने उधार भी बेचा है और नगद भी बेचा है। तो उधार के लिए कैश की जगह किसका नाम आएगा, व्यक्ति विशेष का। किसको बेचा है, सोहन को बेचा है। तो सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो तीसरा एंट्री आपका बनेगा सोहन अकाउंट डेबिट। ये हो गया उधार, सोहन को बेचे हैं और हम नगद भी बेचे हैं, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब इसमें तुम्हारा कैश डिस्काउंट भी है, नगद बट्टा भी है, तो बट्टा भी खुलेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो ये आपका सोहन हो गया उधार सौदे के लिए, कैश हो गया नगद सौदे के लिए और डिस्काउंट हो गया नगद बट्टे के लिए। और इन सब का रीजन क्या है, सेल्स टू सेल्स अकाउंट। ये आपका हो गया जनरल एंट्री तीसरे नंबर का। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अमाउंट कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जब हम व्यापारिक बट्टा देते हैं तो व्यापारिक बट्टा उधार विक्रय और नगद विक्रय दोनों में दिया जाता है। तो विक्रय कितने का हुआ है, 50,000 का। तो यहां पर लिख देते हैं सेल 50,000। अब इसमें माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, 10% है। तो ये 5,000 आपका हो गया माइनस, तो बचा कितना, 45,000। तो सेल्स हुआ था 50,000 का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10% है। तो 5,000 माइनस हो गया। तो हमारा एक्चुअल सेल्स कितना का हुआ, एक्चुअल सेल्स हुआ 45,000 रुपए का। अब हमें अमाउंट निकालना है कि कौन से अकाउंट में कितना अमाउंट रखा जाएगा। तो उसके लिए देखते हैं कि सौदा कितने का हुआ है, 50,000 रुपए का सेल्स हुआ है। तो यहां पर हमने लिख दिया सेल 50,000। अब इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, 10%, 5,000। तो ये माइनस हो गया, बचा कितना, 45,000। तो ये कहलाएगा एक्चुअल सेल्स। इतने रुपए का सेल्स माना जाएगा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट 5,000 माइनस हो गया, बचा कितना, 45,000।
अब इस 45,000 में उधार सौदा भी है और नगद सौदा भी है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मैंने पहले बताया था, ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है उधार सौदे और नगद सौदे दोनों में दिया जाता है, इसलिए हमने टोटल 50,000 को 5,000 क्या कर दिया माइनस। अब एक्चुअल सेल्स कितने का है 45,000 का। अब 45,000 में हमको कैश डिस्काउंट भी देना है। अब 45,000 जो है पूरा नगद विक्रय तो नहीं है, उसमें से कितना परसेंट राशि का नगद भुगतान हुआ है 50%। इसका मतलब है 50% उधार है, तो हम यहाँ पर उधार विक्रय निकाल लेते हैं। उधार विक्रय कितना है 50%, तो 45,000 का 50% आ गया 22,500। बचा कितना 22,500। ये कौन सा विक्रय हुआ नगद विक्रय। एक बार फिर से समझाता हूं मैं। कुल विक्रय कितने का था 50,000 का। ट्रेड डिस्काउंट दोनों सौदे में दिया जाता है, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, तो 5,000 तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, तो एक्चुअल सेल्स कितने का हुआ 45,000 का। उसमें से उसने आधी राशि नगद दी थी, तो आधी राशि नगद है और आधी राशि उधार है, तो उधार विक्रय कितना परसेंट हो गया 50%। तो 45,000 का 50% आ गया 22,500। ये 45,000 का 50% 22,500, और जितना बच गया वो क्या हो गया नगद विक्रय। इस नगद विक्रय में ही हम क्या देंगे नगद बट्टा देंगे, जो कि कितना परसेंट है 5%। अब यहाँ पर नगद बट्टा हो जाएगा 5%, 22,550 का 1125। 11,375 रुपए हमको कैश मिलेगा। 5% आपका 1125 रुपए हुआ, जो कि माइनस हुआ, तो हमको कैश कितना मिलेगा 11,375। अब उधार कितना विक्रय हुआ था 22,500, जो कि सोहन में आ जाएगा 22,500। कैश हमको कितना मिलेगा 11,375, और डिस्काउंट में कितना चला जाएगा 1125, और टोटल सेल्स में कितना आ जाएगा 45,000। इस प्रकार आपका ये एंट्री कंप्लीट होता है। चौथा सवाल, सोहन को वेतन दिया 3,000 रुपए। अब जनरल एंट्री का जो रूल मैंने बताया था, पहला रूल था कि कैश को फाइंड आउट करना है, कैश आ रहा है कि जा रहा है। तो सोहन को वेतन दिया, तो वेतन देने से कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो क्या होगा क्रेडिट होगा। उसके बाद हमको देखना है कारण। कारण क्या है सोहन है कि वेतन है, तो कारण है वेतन, सोहन तो बाद में आ रहा है ना, कारण क्या है वेतन, तो इसलिए वेतन को क्या करेंगे डेबिट करेंगे और कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। ये पहला रूल्स था। दूसरा रूल्स ये था कि वेतन दे रहे हैं, तो वेतन क्या है एक्सपेंसेस है कि इनकम है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होता है डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस को कर देंगे डेबिट, कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो ज्यादा बेहतर है रूल नंबर फर्स्ट, हम कैश को फाइंड आउट करो, तो कैश इसमें जाएगा तो कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। कारण क्या है वेतन, अगर वेतन कारण नहीं रहता, सोहन को 3,000 रुपए दिए, क्वेश्चन ऐसा रहता, तो सोहन को दे रहे हैं मतलब कैश जा रहा है, तो कैश हो जाता है क्रेडिट, कारण क्या हो जाता सोहन, तो सोहन हो जाता डेबिट। लेकिन यहाँ पर कारण का उल्लेख है वेतन है, इसलिए सैलरी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए दिए हैं 3,000, ये हो गया 3,000। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। 1,00,000 रुपए का मशीन खरीदा, उस पर 10% मूल्यह्रास लगाया। इसको हम एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग करना आप लोग के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले तो हमने क्या खरीदा है मशीन खरीदा है, और मशीन क्या होता है संपत्ति होता है। तो जब संपत्ति खरीदते तो क्रय खाता या परचेस अकाउंट नहीं खोला जाता, संपत्ति का अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या खरीद रहे हैं मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितने भी जनरल एंट्री कर रहे हैं सब में आप रूल को फिट करके देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा। मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन खरीदने से रोकड़ आएगा कि जाएगा, रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ क्या हो गया क्रेडिट। कारण क्या है मशीन खरीदने का, तो मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड, उस पर 10% मूल्यह्रास लगाया,
तो मूल्यह्रास बिजनेस के लिए एक प्रकार का व्यय माना जाता है, एक्सपेंसेस माना जाता है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब यहां पर कैश क्यों नहीं आया, कई बच्चों के मन में सवाल रहता है। एक्सपेंसेस तो है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन एक ऐसा व्यय है जिसे हम किसी को पेमेंट नहीं करते, हम उसमें जो हमारे पास एसेट्स होता है उस एसेट्स का मूल्य को हमको कम करना होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहां पर किसी को पेमेंट नहीं करना है, जबकि मशीन का वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। तो टू मशीन अकाउंट कितना परसेंट लगाया गया है, 10%। तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000। और यहां पर हमने मशीन खरीदा था 1 लाख रुपए में, तो ये डेबिट हो गया 1 लाख से और क्रेडिट हो गया 1 लाख से। इसी प्रकार आपका एंट्री होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। पूंजी पर 5% ब्याज दिया, पूंजी पर 5% ब्याज दिया। अब पूंजी पर किसको ब्याज दिया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है व्यापारी को, क्योंकि व्यापारी ने पैसा लगाया था बिजनेस में, उस पैसे को नाम दिया जाता है कैपिटल या पूंजी। तो उसका पूंजी जो व्यापार में लगा है, तो व्यापार से वो उस पर क्या लेगा, ब्याज लेगा। तो यहां पर व्यापार जो स्वामी है उसको किसी भी प्रकार का पैसे का भुगतान नहीं करता, जब तो पूंजी पर ब्याज कैसे दिया जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, अकाउंटेंसी में जो व्यापारी का पूंजी रहेगा वो इंक्रीज